गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूं 9 मई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे कि मैं डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। देखते हैं आज की टॉपिक्स क्या हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आ रहा है GS2 से लिंक, जो कि है आपका इंटरनेशनल रिलेशन से। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से। अब न्यूज क्या आ रही है देखते हैं। भारत और मालदीव्स, इंडिया एंड मालदीव्स हैव मार्क्ड अ माइलस्टोन इन देयर डिफेंस टाइज, मतलब कि डिफेंस समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। देखते हैं वो क्या है। लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ, मतलब कि इसकी गढ़ रखी गई है फॉर द कोस्ट गार्ड एकथा हार्बर। जो एकथा हार्बर है उसकी गढ़ रखी गई है। ठीक है, इन द मालदीव रीजन। मालदीव में एक अटोल है जिसका नाम है उथरुथिला फल्हू। ये जो अटोल है, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे कोस्ट गार्ड एकता हार्बर का जो माइलस्टोन है वो रीच हुआ है। ठीक है, ये एक तरह से न्यूज आ रही है। अब हम इस चीज को लिंक करते हैं और देखते हैं कि मालदीव में और कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, इंडिया एंड मालदीव जो एक्सरसाइज साथ में करते हैं वो है एक्विरिन पहला, दूसरा दोस्ती, तीसरा एकथा एंड ऑपरेशन शील्ड। जो कि 2021 में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि जो भारत है वो सबसे ज्यादा मात्रा में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को आगे लेकर आता है। ठीक है, फॉर मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF। आपसे एमसीक्यू में ये चीज पूछा जा सकता है कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स जो MNDF फोर्स है उसको ज्यादातर ट्रेन कौन करता है। कौन सा ऐसा देश है जो MNDF के कैडेट्स को ट्रेन करता है। वो है हमारा भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 70% जो 70% की जो ट्रेनिंग की जाती है, जो दी जाती है, वो इंडिया देता है मालदीव्स को। ठीक है, 70% ऑफ द डिफेंस ट्रेनिंग एंड रिक्वायरमेंट्स आर गिवन बाय इंडिया, मतलब कि भारत जो है वो 70% ट्रेनिंग और भी चीजें मालदीव्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? पहला रीजन इसका हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। दूसरा, टू क्रिएट एमिकेबल बॉन्ड, मतलब कि एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना, मतलब कि टू क्रिएट अ एमिकेबल बॉन्ड इन साउथ एशियन रीजन, मतलब कि जो साउथ एशिया का रीजन है उसमें जितने भी देश हैं उनके साथ एक तरह से बॉन्ड तैयार करना। ठीक है, तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर मैं मालदीव्स की बात करूं, मालदीव एक तरह से ऑक्युपाई करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन। कहां पे? सागर इनिशिएटिव के लिए। सागर इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। इसका क्या मतलब होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो सागर इनिशिएटिव है, पहली चीज इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये कहां पे इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है आपका इंडियन ओशियन रीजन में।
इंडियन ओशियन रीजन में। ध्यान रखिएगा ये चीज इंडियन ओशियन रीजन में एप्लीकेबल होती है। और इसी इनिशिएटिव के तहत, इसी के तहत जो इंडिया और मालदीव्स है वो साथ में आकर एक्सरसाइजेस को करते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर चाहिए तो। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज आ रहा है उसको हम लिंक कर सकते हैं GS1 से, जो कि आपका आर्ट एंड कल्चर में आता है। आर्ट एंड कल्चर, एंड यहां पे बात हो रही है बुद्धिज्म की। सो हम इसको कहीं ना कहीं एक तरह से IR में भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें IR के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस हुए हैं। सो GS2, GS1 और GS2 दोनों में ये चीज कवर होती है। देखते हैं न्यूज क्या आ रही है। ठीक है, लेट्स सी न्यूज क्या है हमारे सामने। सो न्यूज है, इंडिया ने अभी अभी रिसेंटली होस्ट किया है इंडिया ने अभी अभी रिसेंटली होस्ट किया है अ ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में किया है। ठीक है, जहां पे कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं। ठीक है, एंड दे आर फ्रॉम द ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो लोग उठ के यहां पे न्यू दिल्ली में इस ग्लोबल बुद्धिस्ट में आए हैं। ठीक है, और इनके पार्टिसिपेशन की वजह से ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, इनके साथ साथ जो बुद्धिस्ट फिगर हैं, जो दलाई लामा जी हैं, वो भी आए हैं। ठीक है, सो मैं अगर इस चीज की बात करूं, मैं अगर न्यूज की बात करूं, सो हम लोग को ये मालूम है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉफ्ट पावर। ठीक है, यहां पे लिखा है मैंने सॉफ्ट पावर। सो हम ये चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिज्म कैसे एक तरह से इंडिया के सॉफ्ट पावर को अंजाम दे सकता है, कैसे वो इस चीज को आगे लाकर एज अ कंट्री ग्रो कर सकता है। सो पहली बात, व्हाट इज सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी? सो पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी is a kind of diplomacy where two or more than two countries come together. They come together, ठीक है, and they agree on mutual interest, on mutual interest and goals कहने का क्या मतलब हुआ? अच्छा, इसके साथ साथ दिस डज नॉट, ये कभी भी आपका मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं करता। कहने का मतलब क्या हुआ कि whenever two or more than two nations are coming together for a mutual consensus, and in order to drive that consensus there is no monetary value here। क्या मतलब हुआ कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में आपका कल्चरल वैल्यूज, आपकी जो कल्चरल वैल्यूज है किसी भी देश की, उसको अगर कोई भी देश अट्रैक्ट कर रहा है, उस अट्रैक्शन की वजह से अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा देश आगे आ रहे हैं, सो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। और ये कभी भी मॉनेटरी वैल्यू पे ये ड्राइव नहीं होती है, इट इज प्योरली एंड प्योरली ऑन कल्चरल बेसिस। ठीक है, कहते हैं ना कि हर चीज पैसा नहीं होता, कुछ चीजें मतलब कल्चर भी होती हैं। ठीक है, सो इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया के जो एथिक्स हैं, इंडिया का जो हेरिटेज वैल्यू है, वो सब चीजें अगर कोई भी देश अट्रैक्ट कर रहा है, सो वहां पे इंडिया का सॉफ्ट पावर है। ठीक है, और सॉफ्ट पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, ये एग्जाम्पल है इसका। दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं, सो फॉर एग्जाम्पल मिडल ईस्ट,
जैसे कि आपका दुबई हो गया, ये सारे कंट्रीज हो गए, ठीक है। मिडल ईस्ट और जैसे कि नेपाल, फिर मॉरिशियस, सो ये सारे जो नेशंस हैं इनमें क्या कॉमन है? पहली बात तो नेपाल और मॉरिशस की बात करूं, सो यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, जिसकी वजह से एक तरह से यहाँ पे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को पुश मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर मैं बात करूं मिडल ईस्ट की, अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, सो जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं हमारे इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को। सो ये जो अट्रैक्शन है ये कहीं ना कहीं एक तरह से किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा देश मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो मैं अगर बात करूं इंडिया की, एज पर द बुद्धिज्म, सो इंडिया इज करेंटली, इंडिया आज के डेट में 7th ऑफ द 8 मोस्ट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट्स इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो इंडिया है, इंडिया के पास फिलहाल 7 आउट ऑफ 8 मोस्ट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो, ठीक है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारतीय सरकार है, उन्होंने डिप्लॉय करना शुरू किया है बुद्धिस्ट सर्किट को। बुद्धिस्ट सर्किट मतलब कि जैसे कि 4 धाम की यात्रा होती है ना, वैसे ही बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप किया जा रहा है ताकि 3-4 लोकेशन को कवर किया जा सके एक ही ट्रिप में, ठीक है। आगे देखते हैं, अ टूरिस्ट ट्रेल दैट कनेक्ट्स देम, ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है, सेम चीज है जो ये प्रीवियस आर्टिकल है, इसी का ये कंटिन्यूएशन में है। देखते हैं क्या है। सो इंडिया ने क्या क्या अभी तक एफर्ट डाले हैं, हम वो देखते हैं सबसे पहले। सो इंडियाज एफर्ट सो फार, द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन द बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी। सो दो चीजें आ गई, एक तो इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, दूसरा आ गया बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी। यहां पे क्या है, यहां पे ये है कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी रिलीजन को लेकर अगर वो आगे आ रहा है, और वो जो आगे आ रहा है उसको देखते हुए और भी देश उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो हम उस पर्टिकुलर डिप्लोमेसी को बोलेंगे बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, ठीक है। नाउ अगर मैं देखूं, सो इसके तहत जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट बना रही है, जैसा हमने अभी अभी डिस्कस किया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, सो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है क्या, कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग बुद्धिस्ट कल्चर। मतलब कि ये जो बुद्धिस्ट सर्किट प्रिपेयर हो रहा है, इसका मेन मोटो क्या है, टू प्रिजर्व द कल्चरल वैल्यूज एंड द हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। एक तरह से इंडिया इस चीज को प्रमोट कर रहा है। क्यों? ताकि ये चीज एक तरह से इंडिया की सॉफ्ट पावर में इंक्लूड हो सके। और अभी भी हमने एक्सप्लेन किया सॉफ्ट पावर क्या होती है, कि दो और दो से ज्यादा देश अगर मिलकर किसी भी एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़े, और वो जो कॉमन गोल है वो बेसिकली किसी भी कल्चरल वैल्यूज पर निर्धारित हो, ठीक है। आगे देखते हैं, विथ इट्स स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज टू बुद्धिज्म, इंडिया जो है वो वेल पोजिशन्ड है ग्लोबल, मैं अगर बात करूं एट अ वर्ल्ड लेवल पे, इन शेपिंग द डिस्कोर्स अराउंड द बुद्धिस्ट इश्यूज ऑन द ग्लोबल स्टेज। मतलब कि इंडिया विल एक्ट एज अ माउथ पीस, और इंडिया विल एक्ट एज अ मीडिएटर, आई वुड से। कहां पे कोई भी अगर बुद्धिज्म को लेकर चैलेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में कहीं पे भी, सो इंडिया कैन एक्ट एज अ माउथ पीस वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है विच इज रिलेटेड टू योर GS3। इसको हम लोग साइंस एंड टेक में ऐड कर सकते हैं और ये आपका GS2 में भी आ सकता है। GS2 कैसे, ये आपका IR, और GS3 कैसे, पार्ट ऑफ योर एनवायरमेंट। ठीक है, सो देखते हैं। ठीक है, सो टॉपिक निकल के आ रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। ठीक है, इसमें देखते हैं न्यूज क्या है। सो जो यूरोप की पार्लियामेंट है, यूरोप में कितने देश होते हैं? 27। EU में 27 नेशंस होते हैं। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ 27 मेंबर EU रीच्ड अ पॉलिटिकल डील ऑन द कार्बन बॉर्डर टैक्स। मतलब कि जो इनकी पार्लियामेंट है वहां पर उन्होंने ये चीज को डिसाइड किया कि हम लोग कार्बन टैक्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या होता है कार्बन टैक्स, देखते हैं। सो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो था ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन ग्रीन डील। जो यूरोपियन ग्रीन डील है उसके तहत इस चीज को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इन द यूरोपियन यूनियन। और क्यों ऐड किया गया था? ताकि अचीव किया जा सके जो क्लाइमेट न्यूट्रल है 2050 तक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जितना कार्बन कोई भी देश उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, जितना कार्बन कोई भी कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही कार्बन वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। सो दिस विल कम अंडर योर क्लाइमेट न्यूट्रल, एंड दैट क्लाइमेट न्यूट्रल, वो जो क्लाइमेट न्यूट्रल है वो 2050 तक इन लोगों को अचीव करना है। ठीक है, सो दिस इज देयर टारगेट विच दे हैव टू अचीव। नाउ लेट्स सी, इसी से मिलता जुलता एक और प्रोग्राम है जो कि मैंने आई थिंक अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, ये चीज जो कि फिट फॉर 55 है। फिट फॉर 55 ये क्या है? इट इज अ रेगुलेशन ऑन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, इन 2021 एज अ पार्ट ऑफ फिट फॉर 55। सो फिट फॉर 55 में आपका CBAM आता है। ठीक है, ये एक तरह से इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के अंदर CBAM आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका मेन एम क्या है। इसका मेन एम है कार्बन, जो कार्बन है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, जो भी कार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना। क्यों? ताकि जो ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया आपका, ठीक है, मीथेन हो गया, सो ये सारी क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, इन सबको रिड्यूस करना। ठीक है, तो फिट फॉर 55 अगर मैं बताऊं, सो इट इज अ पार्ट ऑफ CBAM, ठीक है, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इट प्लान्स, मतलब ये जो प्लान है ये लाया गया है ताकि जो टैरिफ है, मतलब जो भी टैक्सेस हैं वो लगाया जा सके किन चीजों पर? जो कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स हैं। हम लोग इससे क्या समझते हैं? कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट से इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर कार्बन इंटेंसिव है, मतलब कि उसमें कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील, ठीक है, स्टील में हम जानते हैं कि कार्बन का बहुत ज्यादा यूसेज होता है। ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन। ठीक है, सो कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टैक्स भी बढ़ेगा। ओके, सो दैट इज योर कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यूरोपियन ग्रीन डील में यह चीज लिखी गई है कि इन लोगों को 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल
अचीव करना है इसीलिए। ठीक है, क्या ये चीज सही है? मैं अगर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू की बात करूं, सो ये चीज कहां तक सही है? देखिए, हर टॉपिक का दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा। इसमें अच्छा ये है कि क्लाइमेट की तरफ हम लोग सोच के आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो खराब है, मतलब जो इसमें कमी है, वो क्या है? कमी ये है कि अगर ये चीज अप्लाई हो जाए, मतलब जो हो ही रही है, ये अप्लाई होने के बाद क्या होगा कि जितने भी कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्टील हो गया आपका, ठीक है, आपका इवन कोल भी हो गया, सो इन सब की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, जो कि किसी भी कंट्री के लिए एज अ सेटबैक है। मतलब कि ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, पहली बात, स्टील तो बेसिक एक, मतलब मैं कहूं तो फिर स्टील एक बेसिक इक्विपमेंट है और एक बेसिक नीड है किसी भी कंट्री की फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक टर्म्स है उस पे भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इसके दो पहलू हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा किया जा रहा है ताकि कार्बन लीकेज है उसको कम किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। कार्बन लीकेज का क्या मतलब होता है? कार्बन लीकेज का मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे कि मैं समझाया था, कोई भी अगर प्रोडक्ट जिसमें कार्बन है, ठीक है, वो किसी भी कंट्री में अगर जा रहा है और उस पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है, देयर इज नो रेगुलेशन, सो हो क्या रहा है, क्या होगा इससे कार्बन को हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे मात्रा में जो कार्बन है वो कंट्री में आता रहेगा। ठीक है, सो इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे मैंने इसी का हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो हमारी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि है शटल डिप्लोमेसी। इसके बारे में पढ़ते हैं। सो ये आपका अगेन GS2 से लिंक है, जो कि आपका है IR। हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि जो शटल कूटनीति है या फिर जो शटल डिप्लोमेसी है वो बेसिकली क्या है और वो अप्लाई कब होती है और कैसे होती है, देखने की कोशिश करते हैं। सो ऐसा कोई भी देश, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि कंट्री X, कंट्री Y, ठीक है, ये X कंट्री है, ये Y कंट्री है। अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी एक कंट्री आ जाए, ठीक है, कोई भी एक कंट्री आ जाए और वो एक कंट्री इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश करे, मतलब कि इन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर काम करे, ताकि क्या हो, यहां से यहां जो डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन होती है वो ना हो कि जो कि बातें हैं वो इनके थ्रू हो, पहले Y A को बोलेगा फिर A X को बोलेगा। सो ये जो डिप्लोमेसी है ना, ये जो बातचीत है, ये जो कूटनीति है, इसको हम बोलते हैं शटल डिप्लोमेसी। ठीक है, जहां पे कि दो या दो से ज्यादा देश आते हैं और वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात ना करके किसी भी थर्ड कंट्री को लेकर आते हैं और उनके थ्रू बातें होती हैं। ठीक है, देखते हैं, वेयर अ मीडिएटर ट्रैवल्स बैक एंड फोर्थ। ठीक है, यहां पे कंट्री ए की बात हो रही है, ठीक है, ट्रैवल्स बैक एंड फोर्थ टू फैसिलिटेट नेगोशिएशंस व्हेन डायरेक्ट टॉक्स आर नॉट इफेक्टिव ड्यू टू जियोग्राफी, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर
वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो भी देश हैं इन सब के बीच में बातें कैसी हों, ठीक है। सो हमें एक कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए बीच में जो कि उनके थ्रू बात कर सके, ओके। सो इसको बोलते हैं शटल कूटनीति। अच्छा, मैं अगर बात करूं ये आज के दौर में यूजफुल कैसे है, आज के दौर में हम जानते हैं कि आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड है, वो ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड है। मतलब कि यहां पे हर एक चीज दूसरे चीज से इंटरलिंक है, ठीक है। एंड वी आर नो लॉन्गर दी यूनिपोलर वर्ल्ड, हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मतलब कि यहां पे दो और दो से अधिक देश, दो और दो से अधिक देश यहां पे आकर अपने पावर इक्वेशन को शो करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को देखते हुए हम जानते हैं कि आज का जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है। इन सब चीजों को देखते हुए जो ये शटल कूटनीति है, जो ये शटल डिप्लोमेसी है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। कैसे? मान लीजिए कि कोई भी देश है, जैसे कि कोई देश है, ठीक है, उससे ABCD बात नहीं कर रहे हैं, बट कोई नेशन है वाई, वो इससे बात करता है और क्यू के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा उसके पास गोल्ड है, ऑयल फील्ड्स है, बट जो क्यू नेशन है वो सिर्फ वाई की सुनता है। क्या होगा, जितने भी बाकी देश है ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे अगर इनका रिलेशंस इससे अच्छा है तो, ठीक है। और होगा क्या एंड में ये होगा कि दिस वाई विल एक्ट एज अ मीडिएटर, और यहां पे शटल कूटनीति को अंजाम दिया जाएगा। यहां पे जो शटल डिप्लोमेसी है वो वर्क करेगी, ठीक है। ये आज के एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, आपके माइंस हो गए। ये सब बहुत ज़्यादा, ये सब लिमिटेड है। हम लोगों को डेली बेसिस पे अपने नीड्स को पूरा करने के लिए इन सब को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और उस एक्सट्रैक्शन के लिए हर एक देश से संबंध अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए आज दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं चाइना फैक्टर। इसमें चाइना का क्या रोल होगा देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द चाइनीज फैक्टर। मैं अगर बात करूं चीन की, चाइना इस डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। कैसे, मैं समझाता हूं। हम लोगों ने हाल ही में अभी 1-2 साल पहले न्यूज़ सुनी थी कि अफ़गानिस्तान से जो USA है वो वहाँ से चला जा चुका है। मतलब कि उनका जो वहाँ पे उनके जो फोर्सेस थे वो वहाँ से हट के US वापस आ चुके हैं। एक तरह से क्या हुआ कि चाइना ने उस चीज़ को देखा कि यार यहाँ पे तो अब कोई है नहीं, यहाँ पे हम अफगानिस्तान के साथ जो वहाँ पे टेम्पररी गवर्नमेंट है, टेम्पररी गवर्नमेंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, जो वहाँ पे जो टेम्पररी जो पावर था, जो टेम्पररी पावर जो होल्ड किया हुआ था, उसके साथ कन्वर्सेशन किया चाइना, ठीक है। और इसके साथ कन्वर्सेशन करने के बाद, बातचीत करने के बाद, चाइना ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी किए, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी किए। इसको देखते हुए क्या हुआ, पाकिस्तान है, ठीक है, वो भी इस चीज को देखा, वो भी आगे आया। तो एक तरह से यहां पे देखा जा रहा है कि चाइना इस चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है, इसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है, वो इस पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। ये था एग्जाम्पल आपका शटल डिप्लोमेसी का। आपसे एग्जाम में ये चीज पूछा जा सकता है कि शटल डिप्लोमेसी क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैंने हिंदी में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा।
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी के, ये उनके लिए है। एक बार इसको आप देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आ रही है वो कल्चर से आ रही है। कल्चर या फिर मैं कहूं GS1 एंशियंट, इसको हम एंशियंट में भी ऐड कर सकते हैं, इसको हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए द हिंदू में बहुत सारी न्यूज़ेस भी आती हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है जिसको हम लोग पूरा इन डेप्थ नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू हो जाता है। हम लोग पॉलिटिकल इशू को ना देखते हुए उसमें से कंटेंट को लेने की कोशिश करते हैं। नो डाउट मैं मानता हूँ कि जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है ना, सबको पसंद है पॉलिटिक्स, ठीक है। लेकिन पॉलिटिक्स को पढ़ना और पॉलिटिक्स में से क्या इंपॉर्टेंट है उसको जानना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक न्यूज़ आई थी जहां पे कि 2 चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। 9 में की न्यूज़ है ये। तो पहला है सामर्थ रामदास और दूसरे हैं हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ठीक है। देखते हैं इनके बारे में क्या है। मैंने ये कंटेंट निकाला है उस करंट अफेयर से जो कि है सामर्थ रामदास जो थे 1608 से 1681 में उनका टाइम फ्रेम था। और ये कौन थे? ये एक हिंदू सेंट थे, ठीक है। ही वॉज अ हिंदू सेंट, ही वॉज अ फिलोसोफर, और वो कवि भी थे, ठीक है। ही वॉज अ पोएट एज वेल, और वो लिखते भी थे। ही वॉज अ राइटर एज वेल, और ही वॉज द स्पिरिचुअल मास्टर। जो सामर्थ रामदास जी थे वो एक तरह से इन सब चीजों में उनकी महारती थी। अब देखते हैं अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम की डिवोटी भी थे, और हनुमान जी के भी ये डिवोटी थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था हिंदू नेशनलिस्ट को, थिंकर्स को, जैसे कि लोकमान्य तिलक हो गए, हमारे वीडी सावरकर हो गए, जितने भी हमारे हिंदू नेशनलिस्ट थे अपने मॉडर्न इंडिया में, उन सबको इन्होंने एज अ थिंकर ये लोग इनके सामने प्रूव होके आए थे। मतलब कि जो लोकमान्य तिलक और वीडी सावरकर हैं, इन्होंने जो इंस्पिरेशन ली थी वो सामर्थ रामदास जी से ली थी। जो इनकी जो थिंकिंग थी, जो इनके जो व्यूज थे, परसेप्शन थे, वो चीज ये लोग यहाँ पे लेते थे, ठीक है। उन चीज को ये लोग रीड करते थे। देखते हैं, और इनके जो स्रोताज हैं, इनकी जो लिखी हुई बातें हैं, इनको बहुत सारे स्कूल में और महाराष्ट्र के बहुत सारे अखाड़ों में भी इनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये था सामर्थ रामदास जी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी से ये लिंक है, न्यूज दोनों न्यूज सेम में आ रही है, ठीक है। दोनों आपका GS1 में ही है, दोनों आपका सेम आर्टिकल है, दोनों का जो कंटेंट है वो सेम आर्टिकल में ड्राइव हुआ है। सेकंड हमारा है टॉपिक, सेकंड टॉपिक है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। हम इनके बारे में देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, या फिर जिनको हम शिवाजी भोसले भी कहते हैं, जो कि 1630 से 1680 में इनका टाइम फ्रेम था, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जिनको हम शिवाजी भोसले भी कहते हैं, इन्होंने ये क्या थे? ये एक मराठा रूलर थे ये, ठीक है। ही वॉज अ मराठा रूलर, ओके। और ये किस क्लैन से थे? इनकी कौन सी क्लैन थी? दैट वॉज दी भोसले क्लैन, ठीक है। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उन्होंने क्या किया था? ही कार्व्ड आउट, उन्होंने एक किंगडम अपना बनाया था, अपना खुद का एक किंगडम बनाया था,
with the foundation of Maratha Empire. So he was the मेन लीडर ऑफ द मराठा एम्पायर, मतलब कि इन्होंने ही एक तरह से फाउंडेशन रखी थी मराठा एम्पायर की, ठीक है। एट रायगढ़ फोर्ट इन 1674, इस फोर्ट में इन द ईयर 1674, और ही वॉज फॉर्मली क्राउंड एज छत्रपति, मतलब कि एम्पेरर ऑफ हिज एम्पायर, मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ही वॉज द एम्पेरर ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सन्स अभी न्यूज में हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन दोनों के बारे में पढ़ें, क्योंकि जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। मैं उस पर ना जाके आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ। सो उस न्यूज़ में से ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट में ये चीज़ पूछा जा सकता है कि सामर्थ रामदास जी कौन थे और उन्होंने किन थिंकर्स को एक तरह से मोटिवेट किया था। और यही नहीं, आप लोगों को इन एमसीक्यू आप लोगों को ये क्वेश्चन भी वहाँ पे दिया जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो थे उनका क्लैन क्या था, उनके बारे में क्या था। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। उनका क्लैन कौन सा था? उनका क्लैन था भोसले क्लैन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी के लिए, एक बार आप लोग देख लीजिएगा प्लीज, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा GS3 और GS2, ये दोनों में लिंक हो जाएगा आपका। ये आपका स्कीम पे बेस्ड है क्वेश्चंस, वेरियस स्कीम्स। देखते हैं। प्रोग्राम्स फॉर सोशल सिक्योरिटी हैज़ बीन कवर्ड। इस न्यूज़ में जो भी सोशल सिक्योरिटी है और जो उससे लिंक्ड जो भी स्कीम्स हैं उनको कवर किया गया है। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। ये तीनों योजनाएं, ये तीनों स्कीम्स को 8 साल हो चुके हैं, ठीक है। इन तीनों स्कीम्स को 8 साल हो चुके हैं। सो अल्टीमेटली जब 8 साल हो गए हैं सो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। सो हम इसके बारे में देखते हैं कि इन स्कीम्स में क्या क्या है। सो पहली चीज जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ठीक है, ये जो आपकी स्कीम है ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। ये क्या है? दिस इज योर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक तरह से इंश्योरेंस देना इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। और मैं अगर इसकी एज की बात करूं सो जो इसमें एज फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है आपका 18 से 70 साल तक का, 18 to 70 ईयर्स, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है, इसका जो प्रीमियम होता है वो 12 रुपए, मात्र 12 रुपए प्रति साल देना होता है, पर ईयर इतना प्रीमियम देना होता है, ठीक है। और इसमें बात करूं टैक्स की तो इसमें कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। नेक्स्ट है स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। ये भी जो स्कीम है ये लाइफ इंश्योरेंस से लिंक्ड है। दिस इज लिंक्ड टू योर लाइफ इंश्योरेंस। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से लिंक है, और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है दिस लिंक विथ योर लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या है, इसमें ये चीज कही गई है कि लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी लोगों को एट अफोर्डेबल रेट्स, एट अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं एज की, सो यहां पे जो एज कवर हो रहा है वो हो रहा है 18 से 50 साल तक के लोगों के बीच में। मतलब कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 टू 50 ईयर्स के लोग ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रीमियम है वो 330 रुपीज पर एनम जाता है। मतलब कि हर साल 350 रुपये, आई मीन 330 रुपये जाता है। ठीक है, हर साल। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात करूं मैं टैक्स बेनिफिट्स की, सो हाँ इसमें टैक्स बेनिफिट्स आपके दिए गए हैं अंडर सेक्शन 80C। 80C में इसका टैक्स बेनिफिट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट द पेंशन योजना। सो इसको देखते हैं, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। सो इसमें क्या है, इसमें है कि सरकार जो है वो मिनिमम पेंशन, कम से कम पेंशन वो देगी। मिनिमम पेंशन इज गारंटेड। जो भारतीय सरकार है वो मिनिमम पेंशन गारंटी करती है। ठीक है, और ये जो मिनिमम पेंशन है ये किसको हो रही है, ये आपकी गारंटी हो रही है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। ठीक है, अगर मैं एज की बात करूं, सो 18 से 40 साल, इस जो एज ब्रैकेट में जो भी आएगा वो यहां पे अटल पेंशन योजना को यूज कर सकता है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं टैक्स बेनिफिट्स की, सो हाँ यहां पे 80C और 1010D का भी यहां पे प्रावधान है। मतलब कि यहां पे टैक्स बेनिफिट भी यहां पे मिलेंगे। सो अगर बात करूं मैं टैक्स बेनिफिट्स की, सो अटल पेंशन योजना और आपका प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, सो इन दोनों योजनाओं में आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन तीनों में से किन दो में या किसी एक में ऐसा कौन सी स्कीम है जहां पे कि टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन दोनों में टैक्स बेनिफिट है अंडर योर आर्टिकल, सॉरी अंडर योर सेक्शन 80C। ठीक है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। इसमें जो 80C है उसका प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है, और मैंने ये कई बार कवर भी किया है अपने प्रीवियस सेशंस में। पहले न्यूज देते हैं कि न्यूज क्या आ रही है। सो हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंज द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। जो कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास ये डायरेक्ट पावर नहीं है कि दे कैन चेंज द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ये कौन कहा है, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ देखते हैं न्यूज क्या है। सो द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ orally said a high court does not have the power to direct change to the scheduled tribes list। मतलब कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, हु इज आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज ऑनरेबल CJI चंद्रचूड़। ठीक है, सो ही इज आवर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
मिस्टर चंद्रचूड़। नाउ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने ये चीज कही है कि जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्टली किसी भी स्केड्यूल ट्राइब के लिस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और सो इट इज अ प्रेसिडेंशियल पावर टू डेजिग्नेट अ स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब। ये प्रेसिडेंशियल पावर है किसी भी स्केड्यूल्ड ट्राइब या स्केड्यूल्ड कास्ट को डेजिग्नेट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो जो हमारे ऑनरेबल CJI हैं, जो चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने ये चीज कही है कि जो कि प्रेसिडेंशियल पावर है ये किसी भी स्केड्यूल्ड कास्ट या स्केड्यूल्ड ट्राइब को डेजिग्नेट करना। ये मैंने यहां पे हिंदी में दिया हुआ है, अब आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है क्विज। जो डेली हम क्विज सॉल्व करते हैं वो है। सो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। हमारा पहला क्वेश्चन है 9th मई का, ये 9th मई का क्विज है। देखते हैं, आफ्टर 9-year बैन कोल माइनिंग हैज रिज्यूम्ड लीगली इन विच यूनियन टेरिटरी या फिर विच स्टेट? सो इट इज मेघालय। इट इज मेघालय। The US and which country agreed on new immigration policies to prevent illegal border crossing? ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी अभी एग्री किया है ऑन न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी? सो वो कौन सा देश है? दैट इज मैक्सिको। दैट इज योर मैक्सिको। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट इट विल फॉर्म अ पैनल। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पैनल फॉर्म करेगी ऑन सेम सेक्स कपल्स हेडेड बाय whom? सो दैट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो इस पैनल को हेड करेगी। नेक्स्ट है अ विंड हुक डिक्लेरेशन। ये एक डिक्लेरेशन है जो कि देखी गई है न्यूज में। ये किस चीज से लिंक्ड है? ये कौन से फील्ड से ये लिंक है? सो दिस इज लिंक्ड विथ योर प्रेस फ्रीडम। मैंने अभी हाल ही में अपने करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ाया था कि जो प्रेस फ्रीडम है वो इंडिया किस रैंक पे लाई कर रहा है। सो ये वहां से न्यूज आई है, विंड हुक डिक्लेरेशन। मैं अगर बात करूं कि रैंक की, सो इंडिया का क्या रैंक है इसमें? सो व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? दैट इज 161। सो 161th रैंक आई है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स एबल ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज के ये सारे आर्टिकल्स थे स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज गिव लाइक टू दिस वीडियो, और आप लोग कमेंट भी किया कीजिए वीडियो को। लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव। आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम हम कमेंट सेक्शन को रीड आउट करने के बाद उस पर रिप्लाई देंगे। ठीक है, सो मेक श्योर टू आस्क क्वेश्चंस। जितना आप लोग पूछेंगे उतना आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। ठीक है, एंड एज यू नो कि मैं डेली बेसिस पे जो वीडियोस लेके आ रहा हूँ उसमें आपकी जो टॉपिक्स हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ मैं क्विज भी लेके आ रहा हूँ जो कि आज हमने कवर भी किया। सो डेली बेसिस पे क्विज हो रहा है और जो टॉपिक्स हैं वो भी हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जय हिंद और टेक केयर।